नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के हिसाब से ही सभी प्रश्न इसमें मौजूद हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग करेंगे और आसानी से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और आसान शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। भारतीय संविधान के अंदर जो है मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला मौलिक अधिकार आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा से संबद्ध अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके 6 मौलिक अधिकार संविधान में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किन या किस अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20 तथा 21, सी अनुच्छेद 22 तथा 23, डी अनुच्छेद 24 तथा 25। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 तथा 21 आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड बेवेल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसे चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड कैनिंग। 1858 में भारत के पहले वायसराय भी बने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? आपका ऑप्शन ए है केन्या, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मसाई जो है वो आपके अफ्रीकी देश केन्या की एक जनजाति है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से गांधीवादी राज्य का सही आधार क्या है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी शक्ति, सी सत्याग्रह, डी सहसंघ। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सहसंघ। गांधी जी के राज्य का आधार सहसंघ था, जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गांधी जी ने राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन ए है समाज, बी व्यक्ति, सी कानून, डी राजनीति। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति। गांधी जी ने राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति को माना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ए डबलडे, बी सैंडलर, सी ड्यूमा, डी बी रीड। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सैंडलर। ठीक है, जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सैंडलर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? इसमें से नहीं है। ऑप्शन ए है माउंट कंचनजंगा, बी माउंट मकालू, सी माउंट नागटिबा, डी माउंट नंदा देवी। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी माउंट नागटिबा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू और माउंट नंदा देवी
ये तीनों ही हिमालय या हिमाद्री का भाग हैं, जबकि नांग टिवा जो है वो शिवालिक का भाग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए है आपका कच्छ की खाड़ी, बी कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, सी आपका है मन्नार की खाड़ी और डी है अकाबा की खाड़ी। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, अकाबा की खाड़ी लाल सागर में मिस्र, इज़राइल, जॉर्डन और सऊदी अरब के बीच है। ठीक है, और इसमें जो कच्छ की खाड़ी है आपकी, ये कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, ये जो है गुजरात में है। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये मन्नार की जो खाड़ी है आपके भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी किसने लिखी? ऑप्शन ए है फैज़ी, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी मुल्ला दो प्यादा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इनके बड़े भाई का नाम फैज़ी था। ये जो फैज़ी हैं ये अबुल फजल के भाई थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? ऑप्शन ए है अरण्य कांड, बी किष्किंधा कांड, सी सुंदर कांड, डी लंका कांड। तो दोस्तों रामचरितमानस का सबसे छोटा अध्याय जो है वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सबसे छोटा अध्याय है। ठीक है, बाकी आपका रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा जो है किष्किंधा कांड है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी हुमायूं। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो एक दीन पनाह नाम का पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर 1956 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और मुग़ल शासक हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र था, मुग़ल वंश का दूसरा शासक भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना किस मुग़ल शासक ने की थी? ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी बहादुर शाह। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहां। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन था उसका निर्माण और उसकी स्थापना शाहजहां ने की थी। इसे जो है वर्ष 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है 1922 गया, बी है 1923 दिल्ली और आपका सी 1924 बेलगाम, डी 1925 कानपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1924 बेलगाम। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में से केवल एक बार कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, जिसे 1924 में बेलगाम में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में नहीं है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा का समागम जो है वो अरब सागर में नहीं है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में, जबकि नर्मदा
एवं ताप्ती अरब सागर में मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भद्र वन्य जीव है, यहाँ पे वृद्ध लिख गया है। भद्र वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी आपका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में भद्रा जीव अभयारण्य है और केरल में जो है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शन ए है हंगरी, बी जर्मनी, सी सोमालिया, डी ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। डेन्यूब नदी का उद्गम जो है वो राइन नदी जर्मनी की नदियों में से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी एशिया। एशिया जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? आपका ऑप्शन ए है सतलुज नदी, बी रावी नदी, सी ब्यास नदी, डी चिनाब नदी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी रावी नदी। ठीक है, चमेरा बांध रावी नदी पर स्थित है और भाखड़ा नागल बांध जो है, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। ठीक है, पोंग बांध जो है आपका ब्यास नदी पर है और बगलिहार बांध जो है वो चिनाब नदी पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्लेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है कोलंबिया, बी है मैक्सिको, सी इटली, डी हवाई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलंबिया। ग्लेरस ज्वालामुखी जो है वो कोलंबिया में स्थित है। ठीक है, और इटली में जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, हवाई में जो है वो आपका किलायू ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। सॉरी दोस्तों ये डी है, डी जो है मध्य प्रदेश है, सॉरी। तो आपका इसमें राइट आंसर है थोसेघर वाटरफॉल जो है आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है और जोंग प्रताप जो है प्रपात जो है कर्नाटक में है और धुआंधार प्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में है आपका। ठीक है, दुदुमा प्रपात जो है वो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत है? आपका ऑप्शन ए है 60, बी 70, सी 80, डी 90। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 90%। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? आपका ऑप्शन ए है 17, बी 19, सी 15 और डी 12। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में कुल 250 सदस्यों की सीमा है, लेकिन वर्तमान समय में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और प्लस 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं।
तो वैसे राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अप्रैल को, बी 23 अप्रैल को, सी 18 जून को, डी 29 जुलाई को। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसको विधानसभा सत्रावसान करने की शक्ति होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल, क्योंकि संसद का सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है और राज्य की विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल को होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है, इसमें आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी पुणे, सी लखनऊ, डी मुंबई। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। वर्ष 2018 में देश का पहला ग्लोबल मोबिलिटी समिट यानी कि पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने दोस्तों किसानों की बिजली समस्या के निवारण के लिए 870 करोड़ रुपए की लागत वाली सूर्य शक्ति किसान योजना की जो है वो शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन ए जिन, बी बुद्ध, सी ज्ञान, डी बुद्धि। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया और गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे इनका नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध पड़ा। ज्ञान प्राप्ति से पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन उसके बाद इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एस.आर. राव, डी आर.एस. बिस्ट। तो दोस्तों इसमें लोथल हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई जो है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, एस.आर. राव। एस.आर. राव ने जो है इसकी खुदाई की थी और जबकि दयाराम साहनी जो है, ये दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो और एस.आर. बिस्ट द्वारा जो है बनवाली और धौलावीरा, ये एस.आर. बिस्ट इन्होंने बनवाली और धौलावीरा की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कितने दिन तक लड़ी गई थी? ठीक है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 16 दिन, बी 18 दिन, सी 20 दिन, डी 24 दिन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 18 दिन। महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई कुल 18 दिन लड़ी गई थी और ये युद्ध जो है दोस्तों कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। ठीक है, कुरु साम्राज्य का जो सिंहासन था उसकी प्राप्ति के लिए ये युद्ध लड़ा गया था और 18 दिन तक ये युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी नारायण शाह, बी राणा बहादुर शाह, सी त्रिभुवन विक्रम शाह, डी महेंद्र वीर विक्रम शाह देव। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह एक गोरखाली राजा थे जिसने बाद में हिंदू नेपाली अधिराज्य की स्थापना की थी। उसके साथ और बहुत राज्यों पर कब्जा करके नेपाल
का एकीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 121, सी अनुच्छेद 125, डी अनुच्छेद 127। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 213 होता है वो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल को शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए अंध महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त दुनिया का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है दोस्तों। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूरब में 200 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। और यदि इसकी गहराई की बात की जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से की जाए, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उससे की जाए, तो यदि आप माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाल देंगे तो भी उसको वो जो है 1.6 किलोमीटर पानी के नीचे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए RC देसाई, बी PC महालनोबिस, सी दादा भाई नौरोजी और BKRV राव। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी PC महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो है वो स्थापना की थी कलकत्ता में। ISI भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 में हुई थी। ठीक है, और इसके 4 अन्य जो हैं केंद्र भी हैं, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और तेजपुर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए है हुमायूं, बी आराम शाह, सी बाबर, डी औरंगज़ेब। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये आज़म शाह है दोस्तों। आराम शाह गलत मिस्टेक जो है टाइप हुआ है, ये आज़म शाह होगा, क्योंकि बीबी का मकबरा औरंगज़ेब के पुत्र आज़म शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में जो है 1678 में बनवाया था। ठीक है, इसे दूसरा ताजमहल या ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। तो ये आपका आज़म शाह है। ठीक है, आज़म शाह औरंगज़ेब का पुत्र था, उसने इसे बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है स्वायत्तता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी धर्म का अधिकार। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 19(1)(f) तथा अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत एक जो है विधिक अधिकार है। ठीक है, और तो ये मौलिक 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन ए है 1972, बी है 1971, सी 1950, डी 1973। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1972।
ये पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह से हराने के बाद 1972 में भारत और बांग्लादेश में एक मैत्री संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। और 1971 में तत्कालीन जो है पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में भारत और बांग्लादेश अस्तित्व में आने की राह पर जो है भारत ने बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की राह पर जो है उसका साथ दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1972 में मैत्री संधि पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना है ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, बी गोदावरी नदी पर, सी कृष्णा नदी पर, डी पेरियार नदी पर। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए बेतवा नदी। माता टीला एक बांध है जो बेतवा नदी पर बना है। इसका निर्माण मध्य प्रदेश की सहायता से 1958 में किया गया। ठीक है, ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, बी बाबा गुरुदत्त सिंह, सी मोहम्मद बरकतुल्ला, सी ये डी है दोस्तों, डी आपका सोहन सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बाबा गुरुदत्त सिंह। बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह, इनका संबंध जो है गदर पार्टी से था। जबकि बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध जो है वो कामागाता मारू जो एक जहाज़ था उस प्रकरण से रिलेटेड संबंध से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कामागाटा मारू का जो कनाडा जा रहा था वो उससे संबंधित बाबा गुरुदत्त सिंह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोणार्क मंदिर निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है नरसिंह देव प्रथम, बी महेंद्र वर्मन, सी खारवेल, डी पुलकेशिन प्रथम। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम। ये माना जाता है कि उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। और ये मंदिर जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल और भारत के 7 अजूबों की सूची में भी शामिल है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन ए है आपका डीजल, बी केरोसिन, सी हाइड्रोजन, डी कोयला। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी हाइड्रोजन एक ऐसा रासायनिक तत्व है, ये आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और वायु या ऑक्सीजन में ये जो है जलता है। तो हाइड्रोजन जो है पर्यावरण प्रदूषण में सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। आपका ऑप्शन ए है 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1946। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए 1942। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होना, बी करतार सिंह सराभा को फांसी देना, सी कामागाटा मारू घटना, डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी।
तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है कामागाटा मारू घटना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ जो है जिसको बाबा गुरुदत्त सिंह जो है 1914 में किराए पर लिया था। और ये जलयान जो है 351 यात्रियों को तकरीबन जो है लेके 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। और बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज़ पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री इसमें जो है मार दिए गए थे और लगभग 25 लोग इसमें घायल हो गए थे। तो ये कामागाटा मारू घटना से ही गदर क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए द्रव्य स्थानांतरण, बी श्वसन नियंत्रण, सी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, डी रक्त का कंपन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण बिल्कुल राइट आंसर है, मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ये ना जो है आपका गलत हो गया है। ठीक है, किसके पास है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए है राज्यसभा, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को जो है पद से हटा सकता है, यानी एक प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले। यानी राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अपने समस्त सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने से पहले जो है कम से कम 14 दिन पहले बताना ज़रूरी है, यानी सूचना देना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थीं। तो ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, बी भीकाजी कामा, सी सरोजनी नायडू, डी बेगम हजरत महल। तो इसमें दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी बेगम हजरत महल ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से जो है भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों लोकनायक किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए है सी एफ एंड्रयूज़, बी जयप्रकाश नारायण, सी चित्तरंजन दास, डी आशुतोष मुखर्जी। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है और समग्र क्रांति का नारा भी जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। ऑप्शन ए है 3.4, बी 4.4, सी 5.4, डी 2.4। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी 2.4 जो है भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा है और पूरी पृथ्वी पर जलीय भाग जो जल का भाग है वो 71% है और 29% भाग पर जो धरातल स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी तोशाली। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी तोशाली।
अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशाली थी। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद यानी कि 9वें वर्ष जो है सन तकरीबन 261 ईस्वी में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है और इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई।